हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो है चार्जेस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज से जो है मेन चैप्टर चालू होगा जहाँ से सवाल बनते हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The force acts along a line joining the center of the two forces. तो सबसे पहले ये जान लो कि कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है अपने, ठीक है। पॉइंट चार्जेस और जो कि स्टेशनरी हो, ठीक है। अभी स्टैटिक पढ़ रहे हैं इसलिए जो है यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। डायनेमिक्स में जो है फिर अलग आ जाता है, वहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। डायनेमिक्स अगर जब चार्ज चलने की पोजीशन में आ जाए, यहाँ पर हम जो है स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं और जो कि पॉइंट हो। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, दो चार्जेस के बीच में अगर या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, ठीक है, तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू चार्ज के, और प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस कर दिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी इसके स्क्वायर के, ठीक है। और ये जो दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे ना, ये एक सिंगल लाइन में एक्ट करेंगे। मतलब अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ तो उस लाइन में दोनों आने चाहिए, और ये इनका आर डिस्टेंस है, ठीक है, नोट कर लो। चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम इनका पूरा नाम है ये, ठीक है। हम कूलम ही सिर्फ बुलाएंगे, ठीक है। अब आगे अपन कूलम्स ने क्या बोला था कि एफ जो फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, तो वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। मान लेते हैं दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। आर मतलब मान लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंसेस, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है, इन दोनों से अपन को क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ क्या होगा Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अक्सर के को 1 कर देते हैं। लाइट ही चली गई। अब के को 1 कर दो, है ना, तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। चलो हो गया सही, और ये गलत है एकदम, के की वैल्यू कुछ और आ रही है। ये के की वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है 1। अब के को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो है मीडियम पे डिपेंड करता है कि वैक्यूम है कि और वाटर है क्या है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और इसकी जो वैल्यू है फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए,
इसके लिए फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल लो, तो ये होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये कूलम है और एक इसके लिए है फ्री स्पेस या फिर कूलम्स लॉ को अपन ने ऐसे कर लिया, अपन ने दोनों को जो है दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना था तो एक कांस्टेंट आया के जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए क्या है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। नोट कर लिया। अब एक इनवर्स स्क्वायर लॉ आ जाता है इसमें, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके मुताबिक क्या होता है, हम लोग को ये पता है कि 1/f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें अपन, एफ ऊपर की तरफ ले लेते हैं फोर्स और आर यहाँ ले लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का इन सेंस बोले तो कुछ इस टाइप का, कुछ अजीब ही बना दिया मैंने। ठीक है, आर बढ़ेगा। अब मान लो आर को अगर मैंने बोला कि आर जो है 1/2, एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, सपोज अभी इक्वल टू लगा के 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक, अगर मैं बोल दूँ आर जो है 1/4, मतलब आर की जितनी कम वैल्यू होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर आर की वैल्यू अगर बोल देता हूँ कि चलो 4 है, तो एफ क्या आ जाएगा 1/16। ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ने से एफ की वैल्यू कम होगी, एफ की वैल्यू कम होने से आर की वैल्यू बढ़ेगी। एफ विल बी ग्रेटर when r will be small, f will be small when r is greater। यो, अब एक वेक्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि वेक्टर a इक्वल टू होता है मॉड a और a कैप के। वेक्टर a जो है डायरेक्शन भी बता रहा है, मॉड a उसका मैग्नीट्यूड है, और a कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसको पहले नोट करो। अब अपन जो है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को अपन देखते हैं। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में एक Q1 चार्ज है। ठीक है, कूलम्स ने क्या बोला था, दो चार्जेस होने चाहिए, Q1 और Q2 ले लिया, दोनों पॉजिटिव। ठीक, मैंने बताया था दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलम वो दोनों एक सेम लाइन में एक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं सेकंड चार्ज। अब दो सेम चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस हैं, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल होते रहे। ठीक है, तो वो क्या करते रहे, मान लो नॉर्थ है साउथ है, तो आपस में चिपकते रहे। मान लेते हैं अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल होता तो ये चिपकते नहीं, दूर भागते। यहाँ पर भी वैसे ही है, दो इक्वल एक साइन के चार्जेस है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो वन वाले के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, सेकेंड वाला फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वाले फोर्स के ऊपर सेकेंड वाला अपना फोर्स लगाएगा, और सेकेंड वाले के ऊपर फर्स्ट वाला फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलेंगे F21। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है मॉड r ले लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ और यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ,
ठीक है, एक पॉइंट ओ है, ठीक है, ये R2 मान लो, R1 मान लो, तो यहाँ से वहाँ जाने में मैं पागल हूँ। यहाँ से यहाँ जाने में अपन को क्या लगेगा, R21 मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में क्या लगेगा, R12 वेक्टर मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। अब अलग अलग फोर्सेस को लिख लेते हैं अपन, तो हटा नोट तो कर लिया। F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 वही सेम रखना है, नीचे मॉड R आएगा, ठीक, का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, के भी तो है। अब वेक्टर में चेंज करना है तो एक यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर आएगा, है ना। F21 के लिए क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सिमिलरली F21 वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, कि Q1 Q2 अपन मॉड R का होल स्क्वायर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कैसे F21 के लिए R2 माइनस R1 आएगा, F12 के लिए R1 माइनस R2 आएगा, ठीक है। अब अपन क्या बना था, ए वेक्टर जो है मॉड ए वेक्टर और ए कैप के इक्वल होता है। ए कैप अपन को यहाँ से ए कैप की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अगर मैं बात करूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप है, और ये नीचे क्या आ जाएगा, R का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो अपन को F12 की वैल्यू मिल जाएगी, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर जब अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, कि Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड R का होल क्यूब, किसकी आ गई, F12 वेक्टर की वैल्यू। मॉड R को अपन और क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर मॉड R किसके इक्वल है, कि मॉड R वेक्टर इक्वल है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर या फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा, ठीक। तो इसको एक और, इसको पहले नोट करो और उसके बाद ये नोट कर लो, R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक, मॉड के अंदर ही। सिमिलरली आप लोग F21 वेक्टर का भी मेरे कमेंट में बता देना कि कैसे आएगा। अपन जो है बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और अपना कूलम्स लॉ क्या है, Kq1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले अपन इनकी सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो अपन इसमें देखें तो क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों में R इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या बनेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ,
ठीक है। और क्या है, मैंने ये बताया था कि जो है दो चार्जेस जो कि एक दूसरे के लाइन के अलॉन्ग एक्ट करें, Q1 Q2 जो है एक किसी भी इमेजिनरी लाइन के एक्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा, इस टाइप का नहीं, सीधे लाइन के एक्ट करे अलॉन्ग, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्ट्स अलॉन्ग दी सेम लाइन, एक्ट्स अलॉन्ग दी सेम लाइन, सेम acts along the line joining center, acts along the line joining center, ठीक है। अब पहले सिमिलरिटी नोट कर लो, बाद में अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ। अब डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल वाला जो लॉ होता है ना, वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए रहता है, मतलब कि सिर्फ जो एक दूसरे के अट्रैक्टिव होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि, आपको पता है ना कि हर एक दो बॉडी के बीच में एक ना एक अट्रैक्शन लगता है, मेरी और मेरी क्रश के बीच में भी एक ना एक अट्रैक्शन जरूर लगेगा, हाँ हाँ हाँ, भले वो बहुत कम हो लेकिन लगेगा तो है नो, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और यहाँ पर कौन सा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे, दोनों फोर्स यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। और अपन को ये पता था कि जो G की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि फोर्स G जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और F ये होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एक और पॉइंट ये आ जाएगा, G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सॉरी -31 नहीं, मैंने तो इसको इतना कम वेट, इसको नोट करना। अट्रैक्टिव यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहा, यहाँ पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों था, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता रहा, यहाँ पर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। G की वैल्यू ये है, K की वैल्यू ये होती है, नोट कर लिया। चलो अपन FE और FG को जो है डिवाइड कर देते हैं एक बार, FE डिवाइडेड बाई FG, ठीक है। जब मैं इनको डिवाइड करूँगा FE बाई FG, FE क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाई R² अपॉन में G M1 M2, R से R कट गया। अब मान लेते हैं
कि दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम है, और ठीक है, और मास भी जो है वो सेम होगा, मतलब इन दोनों चार्जेस का सेम है और ये मास भी सेम है। तो एफ ई बाई एफ जी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में जी एम स्क्वायर। हाँ जनरल मैनेजर, चलो यहाँ पर जो अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं और उसी का मास और के की भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहीं पर कर देता हूँ के क्यू स्क्वायर ऑन में जी एम स्क्वायर। तो के क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−19 अपॉन जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। मैंने वहाँ पर लिख दिया था ना 6.6 है, तो मेरे को इसी का ख्याल करके आया, इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ ई और एफ जी का जो वो आंसर आएगा वो सिमिलर टू 41 के करीब आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 41 करीब आता है, तो हम लोग जो है एफ ई बाई एफ जी को जो है 10⁻40 अराउंड मान लेते हैं। ये कब के लिए है, जब अपन ने इलेक्ट्रॉन लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और के की वैल्यू क्या ली 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, और जी की क्या वैल्यू ली 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में के जी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, नोट करें। अब बात कर लेते हैं कि कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, जहाँ जहाँ ये वैलिड नहीं होगा। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है, डायनेमिक्स में काम नहीं आता है, मतलब चार्ज अगर रेस्ट हो तो उसके लिए। ठीक है, बोथ द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, बोथ द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट होंगे तो ही कूलम्स लॉ वैलिड होगा। मैं यहाँ पर विशेष पहले लिखवा रहा हूँ, नॉट वैलिड फॉर both the charges in motion, both the charges in motion। वहाँ पर अलग रूल आ जाएगा, वहाँ पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं हुआ। और क्या एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, वैलिड किसके लिए है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो वैलिड देखो कहाँ कहाँ है। इलेक्ट्रोड अगर दोनों चार्जेस मोशन में तो वैलिड नहीं है, और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर एक चार्ज अगर मोशन में है तो कूलम्स लॉ लग सकता है, लेकिन एक चार्ज जो है रेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों चार्जेस अगर मोशन में होंगे तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। नोट कर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ऐड करना,
अकॉर्डिंग टू मैथ्स, है ना। फिजिक्स में हम लोग सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई एन टाइप ऑफ एन तक जो है फोर्सेस लग रहा है, एन फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो एफ एन नेट होगा ना वो जो है सारे फोर्सेस के इंडिविजुअल के सम के इक्वल होगा। जैसे कि एफ एन वन वेक्टर के, एफ एन टू वेक्टर के, एफ एन थ्री वेक्टर के चलते चले जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बोल लूँ कि 3 फोर्सेस हैं तो उनका सुपरपोजिशन क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर अपन निकाल लें और उन सबको ऐड कर दें तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको नोट कर लो। अगर मान लो 2 फोर्सेस है F1 और F2, ठीक है, इन दोनों का F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर, है ना। अगर मान लो मैं यहीं पर अगर तीसरा फोर्स भी ऐड अप कर देता हूँ तो इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगेन मैं ये फोर्स यहाँ पर ले आता हूँ तो इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन एफ नेट अब चेंज होगा एफ नेट डैश करके F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक, whenever write it, अगर 2 चार्जेस हैं, if 2 forces are there, the force of any 2 charges will not change. The force of any 2 charges will not change if any third charge is added, but the net force will be changed. ठीक है, the force of any 2 charges will not change if any third charge is added, but net force will be changed. ठीक है, नेट फोर्स बदल जाता है लेकिन उन दोनों जो पहले से फोर्सेस थे उनकी वैल्यू नहीं बदलती है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। अपन को दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या है, ए। और उन सब पे जो है पॉजिटिव चार्ज लगा है, तीनों एजेस, तीनों वर्टेक्स पे। तो हमसे ये बोला है कि वर्टेक्स के ऊपर फोर्स निकालो, फाइंड फोर्स ऑन वर्टेक्स। ये एंगल 60। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी, फोर्स ए बी निकाल लेते हैं अपन। इसको मैं अगर कुछ इस टाइप का अगर मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पर लगेगा जो कि क्या होगा, बी के ऊपर ए के द्वारा फोर्स लगेगा क्योंकि ये जो है रिपल्सिव करेगा, इसको वहाँ पीछे ढकेलेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, तो अपोजिट एंगल की वजह से 60 डिग्री हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं वो बी है, ये सी। ठीक है, तो अपन वही न्यूटन्स का नियम लगाएंगे,
एफ बी ए निकालने के लिए अपन को क्या मिलेगा, के क्यू वन, दोनों चार्जेस सेम है तो के क्यू क्यू अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए, ठीक है, तो ए स्क्वायर। सिमिलरली हमें एफ ए भी मिल जाएगा, एफ ए भी नहीं, एफ अपन सी भी निकाल लेते हैं, एफ सी भी अपन को यही मिलेगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और एफ ए सी भी अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब एफ नेट कितना आ जाएगा अपना, अंडर रूट इन सब का सम, क्यू स्क्वायर तो देखो यहाँ से बाहर आ गया, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3k, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इन सबको ना अपन एक फोर्स ले लेते हैं, एफ एफ एफ, अपन को क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की क्या वैल्यू आती है, पहले इतना वैल्यू नोट करो, 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। अब ऊपर एफ नेट अंडर रूट एफ स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, 1 प्लस ये 2 इंटू 1/2, एफ बाहर आ जाएगा, एफ अंडर रूट 3, ठीक है। एफ अपन ने किसके सपोज किया था, के क्यू वन क्यू टू या के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये क्या आंसर नोट करो। अब एक और अच्छा सवाल बनता है इसी पर कि अगर एक चार्ज Q यहाँ पर दिया है प्लस, ठीक, और एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर दिया है -9Q, ठीक है, 9 लिखा है, और मेरे को एक थर्ड चार्ज मैंने मान लो Q को यहाँ रख दिया, इनके बीच का डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये मुझसे यही पूछेंगे कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि जब x मान लेते हैं, ये x है और ये L है, ठीक, तो L की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √Q1 अपॉन में √Q1 माइनस √Q2 इंटू x। यही वाला सॉल्व करके देखते हैं, L की क्या वैल्यू आनी चाहिए, Q1 कितना है 1 यहाँ पर भी -9, मॉड लेना है इसका, माइनस उधर रूट की मत डाल देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है, एक्स, एल की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्स, ये वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब इसका पॉजिटिव साइड ही लेना पड़ेगा, x/2 वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती एल की वैल्यू, ठीक है। अब जब ये चार्ज जो है इसके बाहर था, अब मान लो मैंने अगर क्यू को यहाँ अंदर रखा हुआ था, तो एल की जो वैल्यू होती है वो होती है √Q1 और में √Q1
प्लस रूट Q2 इंटू एक्स। Q1 कितना है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स, तो L की वैल्यू क्या जाती है x/4। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बस इसको मैं आगे और डिस्कस कर लूँगा। कूलम्स लॉ यहीं तक था, तब पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।